ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब 100 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है और ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए आप सबसे यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। त्योहारों का समय चल रहा है, इसलिए 3 आसान उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा जो है वो साफ रखें, स्वच्छता पर ध्यान दें। और हम तो आपके साथ हैं ही, रोजाना 9:30 पर आपके साथ हो जाते हैं हम, जब हमारे साथ होते हैं डॉक्टर। आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा कुछ देर में हमसे जुड़ जाएंगी। और डॉक्टर अपर्णा आप हमारे साथ हैं। किसी भी सवाल का, कोविड से संबंधित कोई भी सवाल, कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश में टीकाकरण को लेकर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक वैक्सीन की 95 करोड़ खुराकें, लगभग 95 करोड़ से ज्यादा खुराकें जो हैं दी जा चुकी हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,313 नए मामले सामने आए हैं और 224 दिनों में ये सबसे कम केसेस हैं कोरोना के जो आए हैं। डॉक्टर अपर्णा, हालांकि कोरोना अभी गया नहीं है, केसेस लगातार कम हो रखे हैं, लेकिन लोग जो हैं अब उतनी सतर्कता नहीं बरत रखे हैं जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं। त्योहारों का भी मौसम है और पिछली बार यही सीजन था जब हमने लापरवाही बरती थी और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा था। आने वाले दिनों में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमको सावधानियां पूरी तरह से बरतनी है और त्योहार के सीजन में ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पिछले साल का एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि अभी मन में सबको ये शंका है कि त्योहार के सीजन में कोविड बढ़ सकता है। जी, ये कहते ये भी कहना चाहूंगी कि काफी लोग अब एडल्ट एटलीस्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो एडल्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं और सिवियरिटी के भी चांसेस कम होते हैं। तो डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस सारी लेनी है। जी डॉक्टर, कोरोना के सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, कोरोना का टीकाकरण भी लगाते हुए हमने कोरोना को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन देखा गया कि बदलते मौसम के अनुसार, बदलते सीजन के अनुसार लोगों में अब दूसरे तरह के बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे आम बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम हो रखा है। ऐसे में अब हमारे को क्या सबसे पहले जाके अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा या हमें वेट करना होगा? हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मेल या टेस्ट अफेक्ट हुई है तो डेफिनेटली चेक टेस्ट करवाना चाहिए। सेकेंड, अगर लंबा बुखार है तो डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए। तीसरा, अगर हम किसी के भी कांटेक्ट में आए हैं या ट्रैवल किया है जहां ग्रुप में किसी से मिले हैं तो फिर डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए। आजकल डेंगू के काफी केसेस आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, फ्लू के केसेस आ रहे हैं। तो बुखार होने का ये मतलब नहीं कि आपको कोविड है, तो डरिए नहीं। और किसी से कांटेक्ट नहीं है, घर में ही रहे हैं, तो मच्छर के रिलेटेड कॉज ऑफ फीवर ज्यादा लाइकली है, तो डरना नहीं है। लेकिन जब भी अगर सांस की तकलीफ है, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट है या सेंसोरियम ऑल्टर्ड है
छाती में दर्द है तो डेफिनेटली कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ग्रुप के कांटेक्ट में है, ट्रैवल किया है या ऐसे काम की वजह से या वैसे, तो डेफिनेटली टेस्ट करवाएं, अदरवाइज वेट कर सकते हैं। लेकिन बुखार हुआ है तो घर में अपने को अलग रखें और मास्क जरूर पहन के रखें, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन सब फॉलो करना है। जी डॉक्टर, बच्चों के स्कूल अब पूरे देश में धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, शायद आने वाले दिनों में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में क्या विशेष सावधानियां हमारे को बरतनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को कोविड से बचा के रखें, और ताकि बच्चे अगर जब घर में आते तो घर वालों को भी और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी कोरोना से बचा के रखें? जी, एकदम जरूरी है कि सब टीचर्स और जितने भी वर्कर्स हैं स्कूल के, वो सब के सब फुल्ली वैक्सीनेटेड हों। वो एकदम जरूरी है। सेकेंड, सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है। उसमें मास्किंग, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। कई स्कूल ये फॉलो कर रहे हैं कि 50% बच्चों को बुलाएंगे एट अ टाइम और फिर अपने प्लान करेंगे कि कैसे आधे बच्चों को बुला करके कर सकते हैं। कुछ हाइब्रिड मोड में क्लासेस करेंगे कि आधी ऑनलाइन चलेंगी, आधी फिजिकल चलेंगी। एक बहुत जरूरी चीज ये है कि सब स्कूल में हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। या वो डॉक्टर्स को रखें या पैरामेडिकल्स को रखें, जो कि सब बच्चों की और वर्कर्स की, टीचर्स की हेल्थ को मॉनिटर करें। और ये बार बार अनाउंसमेंट होनी चाहिए, बच्चों को, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम है, बुखार का, नजला जुकाम का, गला खराब का, डायरिया का, तो वो टीचर या वर्कर या स्टूडेंट स्कूल ना आए। और किसी को अगर ये स्कूल में डेवलप हुआ तो स्कूल में हमको आइसोलेशन की फैसिलिटी रखनी चाहिए, जहां की हम बच्चे को अलग कर सकें जी। और उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत जरूरी है। जी, इसमें हम डॉक्टर चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता ठाणे से गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। और सर, जो अभी कोविड की स्थिति है हमारे देश में सर, अभी ये 223-24 दिन में जो सबसे कम संख्या केसेस आए हैं सर, 14,000 के करीब। तो सर क्या बहुत जल्दी हम कोविड मुक्त हो जाएंगे? और ये जो क्या ये लॉन्ग टाइम और लंबे समय तक ये जो 18-20 हजार के नीचे ऊपर ऐसे ये केसेस आते ही रहेंगे कि ये और कम होते जाएंगे? और मेरा दूसरा सवाल है सर, अभी देखा गया है कि रिकवरी रेट भी हमारा अच्छा है और जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है सर। तो क्या ये जिसको इन्फेक्शन हो जाता है तो इतना सीरियस नहीं होता है? तो क्या ये जो कोरोना है सर, इन्होंने मतलब कमजोर हो चुका है क्या? इन्होंने अपना नेचर बदला है सर? थैंक यू सर। जी, डॉक्टर गुरुनाथ जी ने काफी सारे आंकड़े हमारे सामने रखे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि 224 दिनों में जब कोरोना के मामले सबसे कम आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम कोरोना मुक्त देश की ओर बढ़ रहे हैं? अभी ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों में नहीं हुआ है, बच्चों में नहीं हुआ है। बाकी जो एडल्ट काफी हद तक एक डोज लग चुकी है मेजॉरिटी को, लेकिन हम उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड तभी कहेंगे जब दूसरी डोज के बाद कम से कम 2 हफ्ते हो गए हों। जी। सेकेंड, अभी ऐसा पाया जा रहा है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कि वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी लेवल थोड़ी 6 महीने 9 महीने में कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है कि नहीं वो अभी हम नहीं कह सकते। वो आने वाला टाइम ही बताएगा कि बूस्टर की जरूरत है कि नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि एक ये कि अभी फेस्टिवल सीजन है जिसमें लोग मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, मार्केट में रश होएगा। तो ये टाइम ऐसा है
कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा समय है जब हमको सावधानी और ज्यादा बरतनी है। अगर हम नवंबर तक का महीना निकाल दें विदाउट एन इंक्रीज, तब हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली वी आर मूविंग टूवर्ड एंडेमिसिटी, और जिसमें डिजीज की सिवियरिटी कम हो जाएगी और केसेस ये है कि थोड़े बहुत होते रहेंगे। आई थिंक कोविड इज देयर टू स्टे, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सिवियरिटी कम हो जाएगी, नंबर्स कम हो जाएंगे। जी, लोनी से मोहम्मद यामीन अपने सवाल के साथ अब हमारे बीच है। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार। मैम को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला का। सर मैं ये जानना चाह रहा था, छोटे बच्चों की वैक्सीन कब तक आ जाएगी, तो ये जानना चाह रहा था। और बच्चों को आजकल थोड़ा जुकाम वगैरह हो रहा है, स्कूल भेजें या ना भेजें? डॉक्टर, बच्चों की वैक्सीन को लेके हमारे सभी लिसनर्स जो हैं बहुत जागरूक भी हैं, चिंतित भी हैं, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि बच्चों के स्कूल अब खुल रखे हैं, तो क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, ये क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, घर में अगर कोई भी बीमार है ज्यादा, या बच्चों में कोई भी सिम्टम है, डायरिया हो, वॉमिटिंग, बुखार, गला खराब, नजला, जुकाम, ज्यादा फटीग, तो बच्चे को घर पर रखें। उस समय उनको बिल्कुल स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि अगर बाई चांस कोविड है तो वो और लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला ध्यान है। घर में अगर और कोई कोविड से अफेक्टेड है तो बिल्कुल बच्चे को स्कूल नहीं भेजें। ये हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। सेम चीज टीचर्स को और बाकी जो वर्कर्स हैं स्कूल में, सबको भी बरतनी होगी कि अगर कोई भी उनको सिम्टम है तो फिर स्कूल में ना जाएं। घर से रहकर काम कर सकते हैं। हम लोग आदी हो गए हैं ऑनलाइन मोड के, घर से सब काम कर सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, करीब 2 साल हो चुके हैं। कोरोना का एक बहुत बड़ा अनुभव चिकित्सकों के पास है, स्वास्थ्य कर्मियों के पास है। आपने भी इस दौरान बहुत सी चुनौतियां, बहुत से चैलेंजेस जो हैं बहुत फेस किए होंगे। हम आपके अनुभव को अब अपने श्रोताओं के साथ बांटना चाहते हैं कि आपने क्या उस दौरान महसूस किया, और अब जो ये स्थिति है हम उसमें कहाँ अपने आप को ठीक समझ पाते हैं या कहाँ ठीक खड़े हैं? कि सबसे पहले तो हेल्पलेसनेस एज डॉक्टर्स, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हमारे पास क्योर नहीं है। जब मरीज आता है तो काफी हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है कि आप देख रहे हैं कि बीमार है, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ क्योर। सेकेंड ये है कि बहुत पेशेंट में माइल्ड डिजीज है, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इतनी दहशत फैल गई सेकेंड वेव में स्पेशली, कि कई लोग मेंटली काफी डिस्टर्ब हुए इससे। कई आइसोलेशन में रहने की वजह से, कई बीमार होने की वजह से उसमें जब अलग रहना पड़ता है, या कईयों को पोस्ट कोविड थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं। तो इन सब चीजों को डील करने में काफी कई बारी हेल्पलेस भी फील होती है। और ये भी, हालांकि 1.5 साल में 2 साल में साइंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। काफी सारे ट्रीटमेंट्स जो आए वो अब हमको मालूम है कि वो देने का फायदा नहीं है। हमने बहुत सारी दवाइयां ट्राई की और कई दवाइयां परसिस्ट की इवन आफ्टर नोइंग कि एविडेंस डज नॉट फेवर यूज, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं थी। कई लोग उसको यूज कर रहे थे, स्पेशली इन सिक पेशेंट, जिसका हमने देखा है लास्ट वेव में कि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड। इट वाज वन ऑफ द रीजंस प्रोबेबली। और हमको डेफिनेटली अब ये मालूम है कि हमको ऑक्सीजन कब देनी है मरीजों को, और ऑक्सीजन एक चीज है जो डेफिनेटली
इमेंसली हेल्प करता है इन पेशेंट्स को। सेकेंड, एंटीकोएगुलेंट्स कब देने हैं, किन पेशेंट्स में हेल्प करते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कॉम्प्लिकेशंस का, कोएगुलेशन, तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, स्टीरॉयड given timely and in the required patient is a big medication, big treatment for many patients. लेकिन मिसयूज या ओवरयूज से डेफिनेटली काफी नुकसान भी हो सकते हैं जी। इसके अलावा बहुत कम दवाइयां हैं विच आर यूज फॉर वेरी स्पेसिफिक पेशेंट विथ स्पेसिफिक इंडिकेशन, वो मिसयूज नहीं होनी चाहिए। एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत सारी आई, मिक्सचर्स, कॉम्बिनेशन, जिनमें बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशन। लेकिन ये तीन चीजें, ऑक्सीजन, स्टेरॉयड एंड एंटीकोएगुलेंट्स, ये तीन चीजें डेफिनेटली अब हमको मालूम है दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड in improving the disease. जी डॉक्टर, इस पे हम चर्चा अपनी आगे जारी रखेंगे। इस बीच बड़ौत से महेश शर्मा अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा थी, बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग बाग ना तो मास्क लगाते और ना ही दूरी का पालन करते और तंबाकू खाते हैं और थूकते रहते हैं जगह जगह। बहुत चिंता का विषय है, आप समझाइए सबको। जी नमस्कार जी। डॉक्टर, ये आपके थ्रू आपके साथ ही जानना चाहते हैं और ये समाज को समझाना चाहते हैं कि उन्हें इस तरह की हरकतें या इस तरह के जो काम करते हैं उन्हें वो सब नहीं करने चाहिए। बहरहाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। टीवी पर, रेडियो पर ये चीज बार बार आ रही है, अखबारों में आ रही है कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बड़ी अच्छे से हमको हमेशा फॉलो करना है। इसका मतलब हैंड हाइजीन, जब भी बाहर निकले तो सैनिटाइजर हाथ में रखिए। सब दुकानों में सैनिटाइजर होना चाहिए और उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि जो भी अंदर जा रहा है हैंड सैनिटाइज करके जाए। जी। बिना मास्क वाले लोगों को शॉप्स में अंदर जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, ट्रैवल करना अलाउड नहीं होना चाहिए। भीड़ वाली मार्केट में सब जगह बिना मास्क के किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए। घर के बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कम से कम 1 मीटर की दूरी, प्रेफरेबली 2 गज की दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखें। इसके लिए आपको ये चाहिए कि अपना जितने भी शॉपिंग का काम है एक ट्रिप में करें, बार बार नहीं जाएं, अवॉइड करें और ऐसे समय में जाएं जब भीड़ कम होती है मार्केट की। पूरी फैमिली ना जाए अगर जरूरी नहीं है, एक जना जा करके शॉपिंग कर सकता है, उससे मार्केट में भीड़ भी कम होगी और स्टैगर्ड टाइमिंग में अगर हम करें तो वो बेटर होगा। थूकने पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है फाइन, वो हमको लागू करना चाहिए। ये देखना है क्योंकि अगर कोविड वाला पेशेंट थूकता रहे तो उससे ट्रांसमिशन के डेफिनेटली चांसेस बहुत होते हैं। जी। खांसी करने के रेस्पिरेटरी हाइजीन का हमको ख्याल रखना है, तो मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब कर्नाटक का रुख करते हैं, वहां से सी नटराज जी को सुनते हैं, उनकी आज क्या जिज्ञासा है। नटराज जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं? ऑल ऑफ यू नमस्कार सर। माय नेम इज सी नटराज, कर्नाटक स्टेट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, हुनसूर से। जी सर, मेरा सवाल है ये ऑनरेबल UN declared order that third vaccine का order today all India radio news I received ये first and second dose वैक्सीन एंड वैक्सीन सील, कंपोजिशन के बारे में कुछ बताओ। जी,
डॉक्टर, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कॉम्पोजिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है इन दोनों में फर्क क्या है और ये किस तरह से ये दोनों दवाएं, ये दोनों वैक्सीन है बने हैं? वैक्सीन आपको इन दो के बारे में ही पता करना है। अभी फिलहाल जितने भी कोविड वैक्सीन हैं, कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है। उसकी वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड फॉलोइंग वैक्सीन आर निल, क्योंकि कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है। या किल्ड वायरस वैक्सीन है, या वायरल वेक्टर वैक्सीन है, या वायरस का एक पार्ट लिया हुआ है, उसमें आरएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे कई फर्स्ट टाइम ये वैक्सीन बनाए हैं, जैसे एमआरए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन फर्स्ट टाइम बने हैं। इनमें आपको साइड इफेक्ट्स के उसमें मेन इज एलर्जिक रिएक्शन, जो कभी कभी सिवियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए सब गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि आप जिस भी सेंटर में वैक्सीन लेते हैं वहां वो आपको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं और उनके पास फैसिलिटी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करे। उसके अलावा माइनर रिएक्शंस होते हैं जो आपके सिंपल पैरासिटामोल या क्रोसिन जो कॉमनली बोलते हैं, जो पैरासिटामोल है उससे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। थोड़ा सा नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बुखार हो सकता है, हाथ में जहां वैक्सीन लगाए वहां दर्द और सूजन आ सकती है, जो इन दवाइयों से ठीक हो जाता है और वो 1, 2, 4 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। बहुत 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 रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ये याद रखिए, ये समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लिकेशन आर मिनिस्क्यूल in terms of 0.000%. कोविड होने से आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उससे कहीं ज्यादा होते हैं। तो जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट बोलते हैं तो बेनिफिट्स आर मच 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 मोर देन द रिस्क। तो डू नॉट वरी अबाउट द रिस्क एंड डू नॉट वरी अबाउट एनी अदर कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारी मिथ्स हैं कि इन वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होता जीती है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस होते हैं, कोविड हो जाता है, ये सब गलत है। जी, आइए मुंबई का रुख करते हैं। वहां से राहुल पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा के साथ। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी और डॉक्टर साहिब आपको भी। जी नमस्कार। मेरे दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये कि जैसे कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति जब सड़क पार करने के लिए जब किसी की मदद लेता है और अगर वो इंसान अगर कोरोना पॉजिटिव हो और वो समझो उसका हथेली पकड़ने की जगह बाजू से उसको पकड़े, तो क्या वो दृष्टिबाधित इंसान कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अगर छोटे बच्चे ले गए तो उनको क्या फायदा हो सकता है? थैंक यू। जी डॉक्टर अपर्णा, अगर कोई कोरोना से जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो किसी का हाथ पकड़ता है तो क्या कोरोना उसमें आ सकता है? क्या कोरोना उसमें जा सकता है? क्या कोरोना उसके थ्रू फैल सकता है? जी, बाजू पकड़ने से कोरोना ट्रांसमिशन के चांसेस उसमें नहीं है। हालांकि जो हमने बोला कि हैंड उसके बाद में वो सैनिटाइज कर सकते हैं। सेकेंड, कोरोना अब ये प्रूव हो गया है कि ज्यादातर एरोसोल से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तो अगर दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन आर मिनिमल। और ये भी पाया गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव इंसान होते हैं उनमें वायरस की क्वांटिटी कम होती है, तो ट्रांसमिशन रेट भी उनके कम होते हैं, उनसे कम होते हैं बाकी लोगों में। तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई हाथ पकड़ के आपको सड़क पार करवा रहा है और वो अगर कोविड पॉजिटिव है तो आपके कांटेक्ट में डिस्टेंस 1 मीटर से कम होएगा। लेकिन अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है और कांटेक्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन
सब ऐसे लोगों को अपना हैंड, जब भी आप हेल्प लें किसी के, तो हैंड सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। आइए अब अपने अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। नोएडा से केडी शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। केडी शर्मा जी, स्वागत है। क्या सवाल, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हम ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिनके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है उनका वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए? जी। ना आधार कार्ड है और ना मोबाइल है। जी। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन लोगों का वैक्सीन किया जाएगा जिनके पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी अभी जी, क्योंकि अभी तक कोविन ऐप में वो रजिस्ट्रेशन करनी होती है जिसमें आधार कार्ड की जरूरत होती है। जी। मोबाइल नंबर तो अगर उनके पास नहीं है तो उनके साथ में जो है परिवार में और किसी के पास है तो उससे रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन बिना आधार कार्ड के मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। डॉक्टर साहब, त्योहारों का मौसम चल रहा है, कोरोना के मामले भी कम आ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही थोड़ी सी ज्यादा बरत रहे हैं। ऐसे में अब क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि हम इन त्योहारों को बहुत आसानी से निकाल ले जाएं और आने वाले वक्त में हम कोरोना से बचे रहें? जी, मैं फिर वही कहूंगी जो हम लोग कहते आए हैं कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर समय फॉलो करना चाहिए। गैदरिंग में बड़ी गैदरिंग नहीं करें, तो अवॉइड मास गैदरिंग। जैसे अभी भी पूजा वगैरह में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ये सब इसलिए है ताकि मामले कोविड के बढ़े नहीं। फैमिली गेट टुगेदर अगर सब लोग वैक्सीनेटेड हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम है जो कोविड में हो सकता है या कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, बुखार है, तो वो नहीं जाएं फैमिली गैदरिंग में। सेकेंड, अगर हम आउटडोर गैदरिंग्स कर सकें वो बेटर है। So gatherings should be small. Gatherings should be amongst vaccinated people. Gatherings में कोई भी सब हेल्दी रहे, किसी कोई सिम्टम है तो नहीं जाए और मास्क पहनकर रखें। खाने के समय में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब मास्क पहनना पॉसिबल नहीं है। उसको हम लोग ये कर सकते हैं कि एट अ टाइम सब लोग इकट्ठे मास्क उतार कर खाना पीना ना करें। अलग अलग ग्रुप्स में कर सकते हैं, अलग अलग जगह बैठ के कर सकते हैं टू अवॉइड चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं ऐसा पाया जा रहा है कि वो ग्रुप्स में गैदरिंग्स के, सेरेमनीज के, उनमें ज्यादा हो रहे हैं जिनमें इकट्ठे कई लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा, हमसे जुड़ने के लिए, जिज्ञासाएं हमारे श्रोताओं की शांत करने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते हम एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन जरूर करें और अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह की स्वच्छता पर खास ध्यान दें। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से अगर सुनना चाहें आप तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।